Hello everyone. So this is the new chapter, that is chapter number 19, bare infinitives and present participle. Alright, तो जो हम gerunds और infinitives अभी तक के पढ़ रहे थे उसी से ही जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। तो मैं इस वीडियो को पिछले जितने भी वीडियोस हैं उन्हीं के कंटिन्यूएशन में रखूँगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 5 जिसमें हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 19 बेयर इन्फिनेटिव्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, मैंने जब पिछली जो 4 वीडियोस जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स की अपलोड करी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बेयर इन्फिनेटिव के बारे में बताया था। तो बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं मैंने ये भी बताया था। अगर आप उसको ध्यान करिए, याद करिए, तो मैंने कहा था कि इनको ज़ीरो इन्फिनेटिव्स भी कहा जाता है। तो इनको ज़ीरो इन्फिनेटिव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके आगे कुछ भी नहीं लगा है। जैसे हमने अभी तक के टू इन्फिनेटिव्स हमारे लिए पहचानना बहुत आसान था, क्योंकि भाई टू इन्फिनेटिव्स में क्या है, वर्ब के पहले हम टू लगाते थे और वो हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, क्या क्या कंडीशंस है, वो हम पिछले कई वीडियोस में 4 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझिए बेयर इन्फिनेटिव का मतलब, इसको हम जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं और इसको हम जीरो इन्फिनेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आगे टू नहीं लगता है। दीज आर सिंपली, ये क्या है, वर्ब्स हैं। एक्चुअली में ये इम्पोस्चर्स हैं जो वर्ब के जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली द नाउन्स। तो इनके आगे कोई भी टू नहीं लगता है। अब आप कहेंगे कि भाई जब टू नहीं लगेगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये बेयर इन्फिनेटिव्स है कि ये वर्ब्स हैं? तो देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है बेयर इन्फिनेटिव्स को पहचानना, क्योंकि कुछ ही कंडीशंस होती हैं जहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव्स यूज़ करे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन रूल्स को ध्यान में रखना है। तो रूल नंबर 1 इज ऑन द बोर्ड। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर मॉडल्स। तो जो हम मॉडल्स पढ़ते हैं, ऑक्सिलरीज पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं ऑक्सिलरीज क्या है। तो उनके साथ हम क्या करते हैं, मॉडल्स पहले आएंगे और उसके बाद हमारा बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि वर्ब की बेस फॉर्म। आप इसका मतलब समझो कि ये सिर्फ बेस फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म है। अब क्या है, मैंने बोला कि पहला रूल, बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर द मॉडल्स, ऑक्सिलरीज के बाद, यानी कि पहले मॉडल आएंगे, ऑक्सिलरीज आएंगी, फिर बेयर इन्फिनेटिव्स। अब नीचे देखिए मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरीज लिख रखी हैं। विल जहाँ पे होगा वहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मतलब इन सब के साथ क्या जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे टू इन्फिनेटिव लगता है, वुड लाइक, वुड लव, इनके साथ लगता है। तो वो सिर्फ ऑक्सिलरी नहीं है, वो ऑलरेडी ऑक्सिलरी के साथ एक वर्ब जुड़ा हुआ है, वुड लाइक, वुड लव, तो वहाँ पे टू इन्फिनेटिव लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव। माई फादर विल बी 50 नेक्स्ट संडे, मेरे पापा आने वाले संडे को क्या हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो विल है, तो ये विल क्या है, ये विल आपका है ऑक्सिलरी, ये है मॉडल, दिस इज मॉडल। और बी जो यूज करा गया है ये क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, दिस इज बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, राइट, बी आई लिखा है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो कैन क्या है, ये तो मॉडल है और इसके साथ हमने क्या लगाई, वर्ब की बेस फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव। आई कांट कुक, मुझे खाना पकाना नहीं आता है, राइट। तो कांट क्या है, आपने देखा कैन है, निगेटिव में भी हम यूज कर सकते हैं, सेंटेंस को निगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, तो उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो मे क्या है, इधर देखिए मॉडल है, मॉडल के साथ क्या लगाया, बेयर इन्फिनेटिव, दिस इज द मॉडल, दिस इज द बेयर इन्फिनेटिव। सिमिलरली मस्ट के साथ लर्न। तो पहला रूल आपको याद रखना है, कुछ रूल्स मैं बताऊंगी, वही रूल्स होते हैं, वहीं पे भी आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपीज, ताकि आपको याद रहे और जो एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। अब चलते हैं अपने सेकेंड रूल की तरफ और देखेंगे कि कहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, हेयर
सबसे पहला रूल लिखा है द वर्ब्स मेक, लेट, आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड बेयर इन्फिनिटिव। अब जहाँ पे भी जिस भी सेंटेंस में आप क्या करते हैं, लेट या मेक, ये दो वर्ब्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा पहले और ऑब्जेक्ट लगने के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, टू इन्फिनिटिव नहीं लगेगा। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे शायद थोड़ा सा शाइन कर रहा है। लेट मेक लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, लेट या मेक दोनों अलग अलग सेंटेंस में रहेंगे, और ये मैंने बेयर इन्फिनिटिव लिखा है, मतलब इसमें बेयर इन्फिनिटिव आएगा। सेंटेंस देखिए तो समझ जाएंगे। लिखा हुआ है दे मेड द बॉय, दे मेड द बॉय टू क्लीन द रूम, दे मेड द बॉय क्लीन द रूम, राइट। अब उसमें जो यहाँ जो वर्ड है, तो यहाँ मैंने क्या यूज किया, मेक का सेकेंड फॉर्म, ये हमारी क्या हो गई, वो वर्ब हो गई। द बॉय ऑब्जेक्ट है और क्लीन क्या है, दिस इज द बेयर इन्फिनिटिव, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। तो पहचानना सीखिए, जब किसी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद इस तरह की वर्ब होगी, तो ये क्या है, ये वर्ब ना होकर के बेयर इन्फिनिटिव है, जो हमारा फॉर्मूला है लेट मेक ऑब्जेक्ट उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, लेट मी, तो लेट हमने मेन वर्ब यूज किया, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, कैरी, टू कैरी नहीं बोला, लेट मी टू कैरी यू बैक, नो, ऐसे हम नहीं बोलेंगे भाई, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर हमने लेट मी टू कैरी बोला, तो टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये कैरी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। इसी तरह से ऊपर हम ये नहीं लिख सकते दे मेड द बॉय टू क्लीन द रूम, तो टू क्लीन क्या हो जाएगा, नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि जो भी मैंने बोला था सेंटेंस में वो क्या था, वो सेंटेंस रॉन्ग था, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सिर्फ क्लीन लिखना है। तो ये रूल नंबर 2 हो गया हमारा। रूल नंबर 3 देखिए, इसको थोड़ा सा समझना है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो उसको ध्यान से देखेंगे। द वर्ब नीड और डेयर, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नीड और डेयर की। सबसे पहले वर्ड में ऑक्सिलरीज की बात करी, दूसरे में लेट और मेक की बात करी, तीसरी कंडीशन नीड और डेयर जहाँ पे हम सेंटेंसेस में बोलते हैं। गो विद द बेयर इन्फिनिटिव एंड टू इन्फिनिटिव। अब ये इसके साथ भाई बेयर इन्फिनिटिव भी लगता है, टू इन्फिनिटिव भी लगता है, तो फिर कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आगे देखिए। अब बेयर इन्फिनिटिव कहाँ पे लगेगा, किस वर्ड के साथ, नीड और डेयर के साथ। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको बोलना है नीड या डेयर का यूज करना है, तो वहां पे आप बेयर इन्फिनिटिव कब लगाओगे, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है कि टू नहीं लगेगा, तो वो वहां पे लगेगा जहां पे आप नहीं यूज करते हो डू डज डिड, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहां पे डू डज डिड इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वहां पे बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, ठीक है। और टू इन्फिनिटिव वहां पे लगेगा विथ, इट शुड बी यूज विथ टू डज डिड, मतलब जब आप कोई क्वेश्चन बोल रहे हो या नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो, तो वहां पे आप डू डज डिड, डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, इसका यूज करते हो। सेंटेंसेस देखिए दोनों तरफ और कंपेयर करें। यहाँ लिखा नीड आई कम अगेन, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं यूज किया गया है, डज नॉट नहीं यूज किया गया है। नीड पहला वर्ब यूज करा, उसके साथ क्या किया, ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है आपका बेयर इन्फिनिटिव। अब इधर देखिए, अब जब डू लगा दिया तो डू के साथ नीड के साथ बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू इन्फिनिटिव लगेगा। तो टू कम क्या हो गया, टू इन्फिनिटिव हो गया। फिर से इसको देखिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये सेंटेंस फिर से आपको बोल रही हूँ, मैंने कहा बेयर इन्फिनिटिव वहां लगता है जहां पे डू डज डिड नहीं लगेगा, किन वर्ब्स के साथ, नीड या फिर डेयर के साथ। यहाँ पे जब डू लग गया तो यहाँ पे अब अकेला बेयर इन्फिनिटिव नहीं हो सकता था, वहां पे हमारा टू इन्फिनिटिव लगेगा। ही डेयर नॉट टू स्पीक, सेम चीज डेयर के भी साथ जाएगी। डेयर नॉट नेगेटिव का सेंटेंस नॉट लगा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीक के साथ क्या करा, बेयर इन्फिनिटिव लगाया। अब इधर देखिए, जब डजंट लग गया तो डजंट के साथ टू स्पीक लगेगा, दिस इज द टू इन्फिनिटिव। ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है, ये बेयर इन्फिनिटिव नहीं है। सिमिलरली आई डेयर नॉट, डेयर नॉट के साथ भी एक रूल ये भी आप समझ सकते हो कि कहीं पे भी अगर आप डेयर नॉट यूज करोगे तो उसके साथ क्या लगता है, बेयर इन्फिनिटिव ही लगता है, और अगर डेयर होगा सिर्फ तो उसके साथ जाएगा आपका टू इन्फिनिटिव। तो आई डेयर नॉट टेल क्या है, हमारा बेयर इन्फिनिटिव है। हिम व्हाट हैपेंड, इधर अगर आप देखोगे तो डोंट लगा दिया, क्योंकि रूल हमारा यही था कि अगर डू डज डिड लगाते हैं तो उसके साथ हम क्या करेंगे, टू इन्फिनिटिव लगाएंगे, तो हमने टू इन्फिनिटिव लगाया। तो ये हमारे 3 रूल्स हो गए जो हमने डिस्कस करे हैं। इसके अलावा भी अभी और रूल्स हैं,
वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और इसको अच्छे से समझिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि बाद में आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इन सारे रूल्स को समझ सकें और प्रैक्टिस करके जो आपकी बुक में एक्सरसाइजेस है उसको सॉल्व आउट कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 4 पे चलते हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। द वर्ब फील, हेयर, सी, नोटिस, वॉच। अब इनको आप बेयर इन्फिनेटिव के साथ भी यूज़ कर सकते हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है तो उसको ध्यान से देखिएगा। फील, हेयर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म की बात हो रही होती है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, और बेयर इन्फिनेटिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। दोनों तरफ के सेंटेंसेस देखिए, ध्यान से समझ जाएंगे। आई हर्ड रूपा प्ले द पियानो। ठीक है, मतलब रूपा ने पियानो बजाया और आपने उसको सुना। ये एक्शन क्या है, खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो वर्ड है हर्ड, ये मेन वर्ब है, रूपा ऑब्जेक्ट है और प्ले क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो आई हर्ड रूपा प्ले द पियानो मतलब रूपा ने जब पियानो बजाया था तब आपने रूपा को पियानो बजाते हुए सुना। अब इस तरफ देखिए, जब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के जैसे यूज करेंगे, मतलब आई हर्ड रूपा प्लेइंग द पियानो, तो यहाँ पे हर्ड मेन वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट रूपा है और प्लेइंग क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब ये है कि रूपा वॉज प्लेइंग द पियानो एंड यू वर लिसनिंग टू दैट। तो ये क्या है, ये काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये हो रहा था। तो इसके बाद देखिए, वी सॉ जैक ओपन द डोर। तो सॉ क्या है, वी सॉ हमारा मेन वर्ब है, जैक ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। इसके बाद वी सॉ जैक ओपनिंग द डोर, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आई फील अ नेल स्टिक इनटू माय शूज। तो फील, नेल, स्टिक, इधर आई फील अ नेल स्टिकिंग इनटू माय शूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वी वॉच द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। तो वॉच द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट, प्ले बेयर इन्फिनेटिव, वॉच द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे अगर आप दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, उन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए, तो एक सेंटेंस का मतलब है जहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं, आईएनजी नहीं यूज़ कर रहे हैं, वहाँ का मतलब है कि वो काम, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। और अगर वो काम अभी भी हो रहा है, जैसे आप बच्चों को फील्ड में खेलते हुए देख रहे हो, तो यू आर डूइंग दैट थिंग, अभी आप वो काम कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं इन सभी वर्ड्स के साथ। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर फील दिया हुआ है तो उसके साथ आईएनजी भी जाएगा और बेयर इन्फिनेटिव भी जाएगा, बट डिपेंड वो सिचुएशन पे करता है, वो डिपेंड सेंटेंस पे करता है कि अगर उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक्शन खत्म हो चुका है तो आप बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करोगे, और अगर एक्शन हो रहा है तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करोगे। ओके, चलिए रूल नंबर 5 देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिखिए अपनी कॉपी में और इनको समझने की कोशिश करिए। रूल 5 देखेंगे, बस 2 पॉइंट्स हमारे और बचे हैं, देन वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस। रूल 5, विथ वर्ब हेल्प बोथ आर यूज। अब जो वर्ब हेल्प है इसके साथ दोनों जाते हैं, मतलब बेयर इन्फिनेटिव भी यूज होगा और टू इन्फिनेटिव भी। कैन यू हेल्प, मेन वर्ब हेल्प, मी ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या किया गया, टू इन्फिनेटिव यूज किया गया, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव यूज किया गया। मतलब हेल्प के साथ आप टू लगा भी सकते हो और टू ना भी लगाओ तो भी दोनों तरह से हमारे सेंटेंस क्या होंगे, हमारे सेंटेंस ठीक होंगे, दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। ऑलराइट, सो अब हम रूल नंबर 6 पे मूव करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, द वर्ब स्मेल एंड फाइंड आर नॉर्मली यूज्ड विद। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ आते हैं, तो जहाँ पे स्मेल या फाइंड, ये चाहे किसी भी फॉर्म में यूज हो, लेकिन इनके साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे नॉर्मली यूज किया जाता है, जैसे सेंटेंस देखिए, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। तो स्मेल क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया आपका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, समथिंग ऑब्जेक्ट हो गया, और बर्निंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए,
वी फाउंड, तो फाउंड इज फाइंड की सेकेंड फॉर्म है. देम ऑब्जेक्ट, दिस इज द मेन वर्ब. एंड प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे. वी फाउंड देम प्लेइंग ऑन रोड, राइट. तो इसको याद रखिएगा इस रूल को कि इसके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करेंगे. लास्ट रूल देखिए, रूल नंबर 7. द बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर हैड, बेटर जहाँ पे हम सेंटेंसेस में बोलते हैं, या फिर ये इसका शॉर्ट फॉर्म है अपॉस्ट्रोफी डी, बेटर, या फिर वुड रैदर जहाँ पे बोलते हैं, तो लिखते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो उसके साथ हमेशा और हमेशा बेयर इन्फिनेटिव ही जाता है. तो ये सारे हमारे रूल्स थे बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड, और कहाँ पे हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है. एग्जाम्पल्स देख लिए. आई हैड बेटर, तो हैड बेटर हमने यूज़ किया. अप्लाई, टू अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई, ये सेंटेंस करेक्ट है. इट इज़ गोल्ड, यू हैड बेटर, फिर वही है, हैड बेटर के साथ हमने क्या यूज़ करी, बेयर इन्फिनेटिव. दिस इज बेयर इन्फिनेटिव. कुछ और हम नहीं यूज़ करेंगे. वुड यू रैदर, तो वुड और रैदर के साथ हमने क्या किया, टू स्टे नहीं, स्टे, दिस इज द बेयर इन्फिनेटिव. आई वुड रैदर के साथ लीव. आई वुड रैदर टू लीव टू नाइट अगर हम लिखते तो वो सेंटेंस क्या होता, वो हमारा गलत हो जाता. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये सभी पार्ट्स जितने भी मैंने जेरेंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बनाए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. एंड जो भी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, दोनों चैप्टर की, वो अब आपको सॉल्व करना है. अगर एक बार में आपको वीडियो नहीं समझ में आती है और तो आपने क्या करना है, आपको बार बार उसको देखना है, अपने बुक से मैच करना है. बुक से और इस वीडियो को दोनों को साथ में रख के पढ़ना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है. सो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर स्पोकन पार्ट ऑल्सो एंड इन योर ग्रामर ऑल्सो. Thank you everyone for watching the video. Have a good day everyone.